मूव देखने वाले हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। उसमें पहला मूव देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो संयोजन क्या होता है कि 2-3 प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है पार्श्व क्रम संयोजन। उसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो उसमें देखो क्या होता है कि 2-3 प्रतिरोध, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि सबको अगर एक ही तार में जोड़ दिए, जैसे इस तरह से, पहला प्रतिरोध जैसे खत्म हो यहीं से दूसरा प्रतिरोध को यहीं जोड़ देंगे, तीसरा यहीं जुड़ जाएगा, 3, 4, 5 कितनों जोड़ा जा सकता है, तो फिलहाल हम लोग 3 का देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो संयोजन होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? पहला प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, और दूसरा प्रतिरोधक का दूसरा सिरा फिर तीसरे के पहले से, मतलब पहला का दूसरा दूसरे के पहले से, फिर दूसरा का दूसरा तीसरे के पहले से, फिर तीसरा का दूसरा चौथे के पहले से, इस तरह जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब देखो सब एक ही तार में है। अगर इस तरह से कहीं जुड़ा हुआ आपको दिखे तो समझ जाना ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 प्रतिरोध लेकर चलेंगे, 3 प्रतिरोध लेकर चलेंगे, और हम लोग अभी निकालना है कि इन तीनों मिला करके टोटल कुल मिला करके कितना प्रतिरोध होगा। ठीक है, तीनों को साथ में अगर हम लोग करके देखेंगे तो तीनों मिला करके कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, इसको बोलते हैं परिणामी प्रतिरोध, मतलब 3 समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? एक ऐसा प्रतिरोध जो इन तीनों के बराबर अकेले, ठीक है, उसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। तो हम लोग को निकालना है इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, या परिणामी क्या, या कुल क्या होगा, इनका कुल क्या होगा, सब मिला के कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए बनाएंगे डायग्राम। सर्किट में क्या होगा कि एक हम लोग सेल बैटरी लगाएंगे। देखो ये बैटरी एक सेल का हो गया, ये दूसरा सेल का हो गया। देखो अब ये पहला सेल दूसरा सेल से ऐसे जुड़ेगा, ये तीसरा सेल की बैटरी, मान लो 3 सेल की बैटरी ले लिए। यहाँ पर एक कुंजी है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक अमीटर जोड़ेंगे। अमीटर क्या होता है? जो धारा को मापता है। याद रखना अमीटर हमेशा होता है श्रेणी क्रम, मतलब उसी तार में होता है। ठीक है, और एक वोल्टमीटर भी यहाँ लगा सकते हैं, फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से करंट आई पास हो रहा है। ठीक है, और इनको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कैसे, देखो एग्जाम आएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का या परिणामी प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें या सूत्र प्राप्त करें। आपको लिखना कैसे है, माना कि प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिनके सिरों का बीच का विभवांतर कितना है, जिनके सिरों का बीच का विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक विभवांतर मान लिए V1, यहाँ से यहाँ तक हो गया V2, यहाँ से यहाँ तक V3 हो गया। ठीक है, फिर लिखना नीचे, माना कि V बराबर परिपथ का कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर, तथा I बराबर परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, तब यहाँ एक चीज याद रखना आप, इस संयोजन में जब विभवांतर होता है सबका अलग अलग होता है, और करंट सबका सेम होता है, और कुल करंट भी वही होता है जो सबका होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, यहाँ विभवांतर सबका अलग अलग होता है और करंट सबका सेम होता है, और कुल भी वही होता है जो सबका होता है। ठीक है, समझ में तो नहीं आया कैसे ऐसे होता है? सो देखो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो विभवांतर होता क्या है, मैंने आपको बताया था विभवांतर क्या होता है कि कोई विद्युत क्षेत्र हो, है ना, उसमें किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, वही विद्युत क्षेत्र का अपोजिट, विपरीत। याद रखना, देखो यहाँ प्लस चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ लेकर के आना है तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ इसको जैसे लेकर के आए तो इसमें हम लोग क्या किए, कार्य किए। तो जितना हम लोग इसमें कार्य करेंगे इस चार्ज में क्या होगा, उतने ऊर्जा जमा होगा। इसलिए कि जितना कार्य किया जाता है या तो कहीं से ऊर्जा खर्च होता है या फिर कहीं जमा होता है। जो कार्य करता है उसका ऊर्जा
खर्च होता है, और जिस पे कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा इकट्ठा होता है, जमा होता है। तो अगर हम कार्य किए तो मेरा ऊर्जा यहाँ पर क्या खर्च हुआ और कहाँ गया, ये इस चार्ज के पास आया। तो जब ये बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है तो इधर देखो ये माइनस इधर प्लस, तो यहाँ पर जितने भी चार्ज है प्लस वाले सबके पास ऊर्जा है, यहाँ वर्क डन करके यहाँ पर चार्ज लाया गया है, ठीक है। तो इनके पास ऊर्जा है, मतलब विभवांतर है। ऊर्जा क्या होता है, विभवांतर होता है, विभवांतर भी ऊर्जा ही है। किसको ले जाने में, इकाई चार्ज को ले जाने में जितना कार्य किया गया, तो कार्य और ऊर्जा का होता है हमेशा इक्वल होता है, तो विभवांतर क्या है, ऊर्जा है। अब देखो यहाँ से चार्ज और कितना ऊर्जा, 1 कूलम, याद रखना 1 कूलम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना वही क्या है, विभवांतर। तो 1 कूलम आवेश में जितना ऊर्जा होगा उसी को बोला जाता है विभवांतर। अब देखो यहाँ पर से 1 कूलम आवेश यहाँ जा रहा है, ठीक है, उसके पास कुछ एनर्जी है, कुछ ऊर्जा है। तो जैसे ही इसके पास जाएगा तो यहाँ उसको वर्क डन वापस करना पड़ेगा, जो उसको पहले किया गया, तो उसको ऊर्जा अपना खर्च करना होगा, तब नहीं इससे पार पाएगा। ये तो क्या करेगा, रोकना चाहेगा, प्रतिरोध है, तो उस चार्ज को ये रोकने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, चार्ज जैसे यहाँ से पास होगा अपना ऊर्जा क्या करेगा, खर्च करेगा। तो यहाँ पर मान लो इसके पास था ऊर्जा भी, उसमें कहा V1 खर्च कर चुका है, V1 खर्च कर चुका है। अब उसके पास कुछ ऊर्जा फिर बचा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे जाएगा तो यहाँ फिर इसको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ कुछ और ऊर्जा उसको खर्च करना पड़ेगा, तो यहाँ फिर से उसका ऊर्जा का वो खर्च होगा। और यहाँ जाएगा तो फिर से ऊर्जा खर्च करेगा, फिर से ऊर्जा क्या करेगा, खर्च करेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर गुजरेगा, यहाँ पर सारा ऊर्जा खत्म, इधर इसको ऊर्जा की जरूरत नहीं, यहाँ पर बैटरी में पहुंच जाएगा तो ऊर्जा 0 हो जाएगा इसके पास कोई विभवांतर नहीं है। तो ये जो भी है 3 जगह बट गया, और तीनों के अलग अलग हो सकता है। इसका प्रतिरोध कम तो इसमें कम ऊर्जा खर्च हुआ, इसका ज्यादा तो इसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च हुआ। तो वो डिपेंड करता है कि प्रतिरोध कितना, उतने उसमें ऊर्जा खर्च करेगा वो। तो देखो विभवांतर सबका अलग अलग हो गया, ठीक है। और कुल विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, टोटल ऊर्जा इसके पास कितना है, V है, उसको यहाँ पर कुछ खर्च किया, फिर यहाँ के यहाँ टोटल खर्च कर दिया, सारा ऊर्जा से खत्म, तीनों मिला कितना हो जाएगा, V के बराबर होगा। अब बात होता है करंट का, इसके बात होता है करंट का, ठीक है। मान लो कि करंट क्या है कि पर यूनिट टाइम, हर इकाई समय में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। मान लो कि इससे हर 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज आगे जा रहा है, 10 कूलम आवेश, तो यहां से वही चार्ज ना आगे जाएगा, फिर यहां से भी क्या वही चार्ज आगे जाएगा। ऐसे आप समझो, मान लो यहां पर ये पानी वाला पाइप है, यहां से 10 लीटर पानी गया, कितना गया, 10 लीटर, तो यही 10 लीटर ना यहां से पार होगा, फिर यही 10 यहां से पार होगा, तो सबका करंट कितना, 10। और कोई पूछेगा टोटल कितना लीटर पानी इधर आया, तो क्या 30 लीटर चला गया। ये जो 10 है वही वाला यहाँ से क्रॉस किया, फिर यही वाला यहाँ से क्रॉस किया, फिर टोटल कितना, टोटल भी 10 ही है, टोटल भी क्या है, 10 ही लीटर ना है। तो इसी तरह, तो इसलिए क्या होता है कि करंट सबका सेम होता है, टोटल भी कितना होता है, टोटल भी वही हो रहा है, टोटल भी बढ़ता नहीं, याद रखना। अगर इसका करंट I है तो इसका भी I होगा, और इसका भी I, और टोटल भी कितना होगा, I ही होगा, I ही। तो हम लोग को मिल गया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब ओम के नियम से V1 का मान निकालते हैं। V1 मतलब इसका विभवांतर, तो यहाँ पर R1 है, तो V1 का होगा I1 R1। लेकिन बताओ यहाँ पर करंट सब में I है कि I1 I2 है, सब में I है। टोटल करंट यहाँ से I पास हो रहा है, यही वाला यहाँ से पास होगा, यही वाला यहाँ से, यही वाला यहाँ से, तो यहाँ पर I1 नहीं लिखेंगे, बस I लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह V2 बराबर क्या हो जाएगा, I और R2 हो जाएगा। तो करंट सबका सेम, लेकिन विभवांतर अलग और प्रतिरोध भी क्या हुआ, अलग हो गया। इस तरह V3 बराबर क्या हो जाएगा, I R3। ये जो V1 V2 V3 है, अब लिखेंगे V1 V2 तथा V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, V1 V2 तथा V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 का मान कितना है, I R1 प्लस V2 कितना है, I R2 है, V3 कितना है, I R3 है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग, I कॉमन ले आएंगे, सब में I है ना, तो I आ गया कॉमन, यहां हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। हमको निकालना है कुल प्रतिरोध, तो माना कि कुल या परिणामी या समतुल्य, जो बोलो आप, कुल प्रतिरोध
बराबर R, तब फिर ओम के नियम से, ओम के नियम से कुल विभवांतर बराबर क्या हो, कुल धारा। तो देखो कुल धारा भी I ही है और सबका अपना अपना भी कितना है, I ही धारा है, ठीक है। तो कुल धारा भी I होगा और यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना माने हम लोग, R माने हैं, तो ये भी बराबर IR हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान हम लोग इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, भी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, भी है यहाँ पर, तो वहां हो जाएगा IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो I से I कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, I बराबर I1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 होगा। अगर 4 रहेगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n प्रतिरोध रहेगा तो कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, जो टोटल प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और करंट सबका सेम होता है। करंट क्या होता है, सबका सेम होता है, टोटल भी वही रहता है, बढ़ता नहीं है। विभवांतर सबका अलग अलग होता है, और कुल कैसे निकालेंगे, सबका विभवांतर को जोड़ देंगे तो कुल विभवांतर आ जाएगा, और करंट सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो प्रतिरोध होगा वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है, धारा घट जाता है, धारा का मान कम हो जाएगा, तो इन सब प्रतिरोध को क्या होगा, धारा कम कम मिलेगा। तो इसलिए ये जो संयोजन है वो अच्छा नहीं माना जाता है घरेलू परिपथ में। अगर हम घर में ऐसे ही जोड़ेंगे, सब बल्ब हो गया, पंखा हो गया, सब टीवी वगैरह सब एक ही तार में लगा देंगे, तो क्या वो सबको सही से करंट नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या वो अच्छा से वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहा आता है कि जो कुल प्रतिरोध वो बढ़ जाता है। देखो कैसे बढ़ जाएगा, अगर मान लो ये 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 7 ओम का है, तो कुल निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो तो सबको बस जोड़ देना है, तो कुल कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 7 16 बढ़ गया। देखो तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो कुल प्रतिरोध होता है वो सबसे बड़ा प्रतिरोध सभी का आता है, अधिक होता है, मतलब हमेशा अधिक आएगा। देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 7, तो हमेशा जो कुल निकलेगा श्रेणी क्रम का इससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है, समझ में आया। और इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर हम मान लो कि बल्ब है मेरे पास, पंखा है और कुछ और है, ठीक है, सबको एक ही तार में जोड़ दिए, अब क्या होगा ना, अगर हमको मान लो यहाँ पर टीवी है, टीवी चलाना है, और यहाँ पर लगा हुआ पंखा, और मौसम है ठंडा का, अब कोई टीवी देखना चाह रहा है, तो अब मजबूरी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्विच ऑन करेगा, मान लो स्विच ऑन करेगा तो टीवी तो चले, लेकिन साथ में पंखा चलेगा, अब इसको ठंडा लगेगा, तो ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसमें कहा था हम अलग अलग यूज नहीं कर सकते हैं युक्तियों को, ठीक है। तो घरेलू परिपथ ये बेहतर नहीं है, घरेलू परिपथ में जो आगे पढ़ाएंगे आपको पार्श्व क्रम संयोजन वो बेहतर होता है, ठीक है। तो समझ में आया, इसमें कहा था है कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा सबका सेम होता है, कुल भी धारा वही होता है। अब हम देखेंगे प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो प्रतिरोधक होते हैं वो अलग अलग तार में जुड़े हुए होते हैं, और श्रेणी क्रम में क्या था कि सब प्रतिरोधक क्या होता है, एक ही तार में जुड़े हुए होते थे। देखो ये इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, ये मान लो पहला प्रतिरोधक है, ये दूसरा प्रतिरोधक है, ये तीसरा प्रतिरोधक है, सब देखो सब अलग तार में है, सबको क्या करेंगे, ला करके एक बिंदु में ला के जोड़ देंगे, ठीक है। इसका परिभाषा इस तरह भी दे सकते हो कि प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जब करंट जो आएगा ना, करंट देखो यहाँ से एक तार था, यहाँ से 3 तार हो गए, तीनों अलग अलग हो गया। तीनों में क्या है, यहाँ एक प्रतिरोधक पहला तार में, दूसरा में, तीसरा में, देखो तीनों अलग अलग तार में, ठीक है। यहाँ जो करंट पास होगा, मान लो यहाँ से करंट आ ही जाएगा, तो अब करंट 3 हिस्सा में बट जाएगा। करंट क्या होगा, 3 हिस्सा में, यहाँ पर I1 मान लो, यहाँ पर I2 मान लो, यहाँ पर I3, 3 हिस्सा में करंट क्या हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या था कि जो करंट था, भाई तो धारा था, वो सब में सेम होता था। ऐसे मान लो अगर यहाँ से 10 कूलम आवेश जा रहा है पर सेकेंड 10 कूलम आवेश अगर यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, तो बताओ कि 10 कूलम किसी एक तार में जाएगा। देखो इसमें कुछ कूलम बढ़ जाएगा, इसमें कुछ बढ़ जाएगा, इसमें कुछ बढ़ जाएगा, मतलब करंट का और यहाँ डिवाइड हो रहा है, करंट यहाँ पर बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसमें सब में करंट का होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, सब में करंट क्या था, सेम था, और इसमें सब में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है।
यहाँ पर मान लो एक बैटरी लगा मापता है, यहाँ पर एक हम वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं जब विभवांतर मापेगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, जो विभवांतर को मापता है, वोल्टेज को मापता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, और जो करंट मापता है उसको बोलते हैं अमीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर हमेशा होता है पार्श्व क्रम में, देखो अलग तार में जोड़ा गया, और अमीटर हमेशा कहाँ होता है, श्रेणी क्रम में। देखो ये देखो ये श्रेणी क्रम में, सबको मिलाकर एक मान लेंगे, एक प्रतिरोधक मान लेंगे, तो देखो उसी लाइन में ये आ गया। यहाँ जो धारा पास हो रहा है आई, सबसे कितना हो रहा है आई, और सब मिलाकर आई हो रहा है, और यही धारा यहाँ पास होगा आई, सब में धारा सेम है। मतलब क्या है, ये अमीटर है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर क्या है, पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर करंट का होता है, सब में अलग अलग होता है, और विभवांतर सबका सेम होगा, विभवांतर सबका सेम होगा। अगर इसका होगा भी तो इसका भी होगा भी, इसका भी होगा भी। अब देखो ये सेम कैसे होगा, ठीक है। यहीं पर आता है कंफ्यूजन, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर सेम कैसे होगा सबका विभवांतर। देखो विभवांतर का मतलब मैंने आपको क्या समझा है कि एक कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। अब देखो जो बैटरी है ना, बैटरी में विभवांतर होता है, कैसे कि बैटरी वहाँ वर्क डन करके इसको चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो प्लस चार्ज यहाँ जमा, यहाँ माइनस चार्ज जमा, तो प्लस चार्ज को यहाँ ले आने के लिए हमको वर्क डन करना होगा, वर्क डन किया गया होगा, तब इसमें क्या है कि प्लस चार्ज बना है, ठीक है। तो मतलब इसके पास क्या एनर्जी है, इसके पास क्या है, एनर्जी है। तो अब यहाँ पर हर एक कूलाम के पास कुछ एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। तो विभवांतर का आता है ऊर्जा होता है किसके पास, आवेश के पास। कितना कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश के पास जो ऊर्जा होता है उसी को बोला जाता है विभवांतर। अब बताओ यहाँ से एक कूलाम आवेश यहाँ जा, मान लो इसका जो प्रतिरोध है ना, ये तार का ये 0 है, और इधर मान के चलना आपको इधर 0 है, ठीक है। तो यहाँ से एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसके पास कुछ एनर्जी है। तो यहाँ जो है ना प्रतिरोध यहाँ 0 है, लगभग मान के हम लोग चल रहे हैं कि 0 है। तो यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ फ्लो करने के लिए, प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा खर्च करना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से कोई विरोध ही नहीं है, इधर से कोई विरोध हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जैसे जाएगा, मान लो अगर ये यहाँ से पास होगा तो यहाँ पर इसको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। कितना ऊर्जा खर्च करेगा, जितना उसके पास है। देखो यहाँ पर कुछ ऊर्जा खर्च करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। मान लो इसका प्रतिरोध क्या है 0 है, तो यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पर जो चार्ज होता है वो होता है 0 पोटेंशियल में, इसका पोटेंशियल होता है विभवांतर 0, इसके पास अब ऊर्जा 0 हो गया। यहाँ से फ्लो किया, यहाँ गया, ऊर्जा खत्म, काम खत्म हो गया, ऊर्जा खत्म। तो बताओ ऊर्जा कहाँ पर ये ड्रॉप किया, यहीं पर ना ड्रॉप किया ऊर्जा, यहाँ पर खर्च किया। यहाँ से यहाँ इसको जब ये पास होना चाह रहा था तो इसको वर्क डन यहाँ करना पड़ा होगा, ऊर्जा अपना उसके पास जो था उसको खर्च किया होगा। तो कितना ऊर्जा खर्च किया, जितने उसके पास था, बाकी इधर तो ऊर्जा खर्च हुआ ही नहीं, और इसके पास यहाँ आके 0 ऊर्जा बचा। तो यहाँ पर कितना खर्च किया, अगर इसका विभवांतर भी है तो एक कूलाम जो आवेश यहाँ से गुजरा इधर से R1 से, वो ऊर्जा कितना खर्च किया, भी ही खर्च किया। अगर वही कूलाम, एक कूलाम आवेश अगर यहाँ से गुजरेगा तो भी कितना खर्च करेगा, भी, इसलिए कि यहाँ आने के पास उसके पास ऊर्जा नहीं बचेगा, ऊर्जा 0 हो जाएगा, विभवांतर उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना ऊर्जा खर्च करेगा, अगर इधर से, अगर मान लो ये एक कूलाम आवेश यहाँ से नहीं पास होकर के यहाँ से पास होता तो भी कितना ऊर्जा खर्च करता, भी करता। अगर मान लो यहाँ से ना पास करके यहाँ से पास करता, कितना ऊर्जा खर्च होता, भी होता। मतलब इसका भी विभवांतर भी, इसका भी और इसका भी, और यहाँ कुल मिला करके भी ही होगा। अब वो कैसे होगा, इसका भी है, इसका भी, तीनों को तो प्लस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो विभवांतर का आता है एक कूलाम आवेश में कितना ऊर्जा है, उसी को बोलते हैं विभवांतर। यहाँ से एक कूलाम आवेश गया, और वही एक कूलाम आवेश कुछ हिस्सा इधर से, कुछ हिस्सा इधर से, कुछ हिस्सा इधर से, वही एक कूलाम आवेश का कुछ हिस्सा इधर से क्रॉस किया, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। मान लो यहाँ से 0.2 कूलाम, यहाँ से 0.5 कूलाम, यहाँ से 3 कूलाम, देखो सब मिला के 1 कूलाम हो जाएगा। मान लो यहाँ से 0.2 कूलाम हुआ, यहाँ से 0.5, यहाँ से 0.3 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। अब बताओ ये सब मिला कितना कूलाम है, 1 कूलाम है। तीनों का ये 1 कूलाम है, ये यहाँ से, ये यहाँ से पास हुआ, ये यहाँ से पास हुआ, ये यहाँ से पास, इसके पास कितना ऊर्जा है, भी ऊर्जा है। तो अगर ये सब तरफ से भी पास होगा, तीनों रास्ता से, तीनों प्रतिरोधक से भी पास करेगा, तो कितना ऊर्जा खर्च किया, 1 कूलाम वही ऊर्जा खर्च किया जो इसके पास था पहले से। कितना था विभवांतर उसका,
भी था तो भी ऊर्जा खर्च करेगा। मतलब अगर 1 कूलम आवेश तीनों रास्ता से जाएगा, तीनों प्रतिरोधक से होते हुए भी जाएगा तो कितना खर्च करेगा? भी ही खर्च करेगा। तो इसलिए इसका भी होता है विभवांतर, इसका भी और पूरा मिला करके भी ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या आता है, विभवांतर सेम होता है, करेंट सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि श्रेणी क्रम में करेंट सेम होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, और कुल मिलाकर भी करेंट वहाँ वही होता है जो सबका अपना अपना होता है। वहाँ भी कुल जो सेम होता है उसको जोड़ना नहीं, कुल भी वही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर सबका करेंट अलग अलग होगा, यहाँ करेंट अलग अलग होता है, यहाँ विभवांतर सेम होगा और कुल मिलाकर भी वही रहेगा विभवांतर। ठीक है, विभवांतर जुड़ेगा यहाँ नहीं। ठीक, तो हमको क्या करना है, यहाँ भी जो समतुल्य प्रतिरोधक है या प्रतिरोधक उसका फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि प्रतिरोधकों R1, R2, R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जिनसे प्रवाहित धारा, यहाँ धारा को लिखना आपको, जिनसे प्रवाहित धारा कौन कौन है, I1, I2 तथा I3 है। ठीक है, उसके बाद मान लेंगे, माना कि फिर से मान लेंगे, माना कि I बराबर परिपथ का कुल धारा, I क्या है, परिपथ का कुल धारा, V बराबर परिपथ का विभवांतर। ठीक है, तथा तब देखो कुल धारा कितना I है। ठीक है, और इसका धारा कितना I1, इसका I2, इसका I3, ये I गया था तीनों जगह बटा था, फिर से क्या धारा बन जाएगा, फिर से यहाँ पर I हो गया, है ना। तो कुल धारा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, इसलिए कि I ही तो 3 जगह बटा हुआ, I1 में, I3 में और I2 और I3 में बटा है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते। अब ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I R। तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, V यहाँ पर R को इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर I, तो I बराबर क्या हो गया, V बटा R। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 बराबर V1 बाई R1। देखो I1 है ये R1 का धारा, तो I1 बराबर R1 हो जाएगा, लेकिन V देखो यहाँ पर V1 तभी लिखे, लेकिन V लिखेंगे, क्यों V लिखेंगे, इसका भी विभवांतर भी होगा, इसका भी और इसका भी ही होगा। तो यहाँ पर V1 नहीं करना हो, क्या करेंगे, यहाँ पर V करेंगे। ठीक है, इसी तरह I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R2, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R3। ठीक, अब क्या करेंगे, जो I1, I2, I3 का मान निकला है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 का मान कितना निकाले हम लोग, V बाई R1, ठीक है, प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। कैसे हुआ, I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 का मान कितना निकाले, V बाई R1, यहाँ रख दिए प्लस, तो प्लस I2 कितना है देखो तो V बाई R2 है, देखो तो यहाँ पर V बाई R2 हो गया, और I3 कितना है देखो तो V बाई R3, तो I3 की जगह में क्या हो जाएगा, V बाई R3। अब देखो सब में V है, देखो तो V कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध, मतलब सब मिला के कितना प्रतिरोध ये, ठीक है, सब मिला के कितना प्रतिरोध होगा वो निकालना है। ठीक है, इन तीनों को एक साथ लेंगे तो ये कितना प्रतिरोधक या प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे वो हमको निकालना है। तो मान लीजिए कि R बराबर परिपथ का कुल प्रतिरोध या समतुल्य या परिणामी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर से ओम के नियम से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R होगा। देखो I मतलब कुल धारा, और V देखो V हम क्या बोले हैं कि ये इसका भी V है विभवांतर, इसका भी और कुल मिलाकर भी, तीनों मिलाकर भी कितना रह गया था, V रह गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर विभवांतर भी है, कुल धारा I है, और कुल प्रतिरोध क्या माने हम लोग, R। तो ओम के नियम से ये हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं।
अब देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो आई का मान कितना निकला, v बाई आर निकला है कि नहीं, तो इसके जगह v बाई आर बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बाहर क्या है v, तो v से v कट जाएगा, इधर क्या होगा 1 बाई R बल्टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये हो गया पार्श्व क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला। देखो उसमें क्या था, उसमें सीधा जुड़ता था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या करना है आपको, 1 बाई R इक्वल टू क्या होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो कुल प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, कुल क्या होता है कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा, जो सबसे छोटा वाला रहेगा उससे भी कम आएगा, तो ये बेहतर है। क्यों बेहतर है, कुल प्रतिरोध का हो गया कम हो गया, तो कम होने से क्या हो जाएगा, करंट ज़्यादा प्रवाहित होगा, सबको अच्छा से करंट मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या और खासियत है कि इसको हम अलग अलग से भी यूज कर सकते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पर स्विच लगा देंगे, एक अलग सा स्विच, इसमें अलग से, इसमें अलग से, हम तीनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं, एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या खासियत है, पहला इसका जो है कि धारा सबका अलग अलग, विभवांतर सबका सेम होगा, कुल प्रतिरोध क्या होता है घट जाता है। ठीक है, सभी प्रतिरोधकों को यहाँ जो भी चीज, जो भी युक्ति लगा हुआ रहेगा उनको हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। घरेलू परिपथ इसी का बना हुआ होता है खास।